फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं RTE 2009, NCF 2000 जो है NCF 2005, NEP 2020, जो सीटेट के लिए तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से इस सेशन को देखने के बाद पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड भी समझ में आ जाता है और CDB का लगभग जो है इस तीनों चीज़ को अगर अच्छे से देख लें तो अच्छे नंबर जो है सीटेट में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में जो कुछ भी होता है बाल केंद्रित होता है और बाल केंद्रित जो कुछ भी होता है वह सीटेट में जो है RTE, NCF और NEP 2020 इन सभी को लेकर के होता है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं RTE 2009। उससे पहले थोड़ा सा हम बात करें कि RTE कहाँ से आई है। तो RTE की उत्पत्ति जो अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 45 में है कि जो है बालक की शिक्षा हेतु राज्य जो है व्यवस्था करेगा। जबकि हम बात करें जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है आर्टिकल 45, और आर्टिकल 45 जो है यानी राज्य इसको चालू कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है। जबकि जो है जो मूल अधिकार होते हैं उसको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, उसको तो देना ही देना रहता है। लेकिन जो आर्टिकल 45 है किसके अंतर्गत आता है, तो DPSP के अंतर्गत आता है, यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और इसी नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। इसी के अनुसार 2002 में संविधान संशोधन करके इसी आर्टिकल 45 का आधार बना करके 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया। और जो आर्टिकल 21A है यह भाग 3 के अंतर्गत आता है और भाग 3 जो है संविधान का मूल अधिकार है। और मूल अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो कोई भी छीन नहीं सकता है, के माध्यम से जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत आया है, तो आर्टिकल 45 के तहत। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। और उसमें जो है आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया 21 में। आगे देखते हैं। अब आर्टिकल जो है जो उसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को एक लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया कि सभी को शिक्षा जो है मुफ्त दिया जाए। और यही जो है RTE जो पारित कब किया गया, लोकसभा में, तो 4 अगस्त 2009। और इसको पारित कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है कि कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। और जो RTE है इसका फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो RTE का ऑफिशियल नाम है। तो कभी कभी ऑफिशियल नाम पूछ लिया जाता है और RTE का वैसा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। ये प्रभावी कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। और लोकसभा में कब लाया गया था, तो 4 अगस्त 2009 को। आगे RTE की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और प्रश्न जो है यही धारा से ही बनते हैं, तो सभी को जो है अच्छे से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। धारा 12 में क्या कहा गया है, तो धारा 12 में कहा गया है कि RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो है गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। तो सीटें आरक्षित की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो RTE 2009 की धारा 12 में। और धारा 13 में क्या कहा गया है, तो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना लगेगा। यानी जो स्कूल होते हैं उसमें जो है फीस नहीं लेनी है, जबकि जो फीस बहुत ज़्यादा महंगी होगी आजकल के स्कूलों में, तो वह फीस के नाम पे नहीं लेते, वह लेते हैं स्कूल की व्यवस्था के नाम पे। तो RTE 2009 के आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि अगर कोई फीस लेता है तो उसके 10 गुना जो है जुर्माना देना होगा उसे।
धारा 14 किससे संबंधित है? तो RTE 2009 के धारा 14 में यदि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। तो यानी अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको जो है एडमिशन से रोका नहीं जाएगा, ये धारा 14 में कहा गया है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया, क्योंकि NEP 2020 लागू हुआ है तो उसमें मातृभाषा को जोड़ दिया गया है। तो पिछली बार जब आपकी जुलाई में सीटेट का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था मातृभाषा दिवस कब है? तो 21 फरवरी। कौन सा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो 21 फरवरी को क्या है? तो मातृभाषा दिवस। और 10 जनवरी को क्या है? तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को। और एक 14 सितंबर को क्या है? तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस। आगे देखते हैं धारा 15। कौन सा? धारा 15, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 में क्या कहा गया कि जब एकेडमिक स्टार्ट हो तो उसमें जो है एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा। धारा 16 में क्या कहा गया है कि छात्र को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। तो अगर कोई टीचर आपको विद्यालय से निकाल रहा है तो उसको बता सकते हो धारा जो है 16 के अंतर्गत आप हमको निकाल नहीं सकते हो और क्लास में फेल भी नहीं कर सकते। आगे है धारा 17। धारा 17 क्या है? तो बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। क्या है? तो बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना क्या है? तो मना है। धारा 14 क्या है? तो शिक्षक के कर्तव्य, पेरेंट्स के साथ मीटिंग। धारा 14 में क्या कहा गया है? तो शिक्षक के कर्तव्य की बात किया गया है और जो है पेरेंट्स का साथ मीटिंग होनी चाहिए। एक किस आर्टिकल में मतलब धारा में है? तो RT 24। और शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए? तो शिक्षक के कर्तव्य यानी देखो जो भी चीज़ होती है बालक शिक्षक से ही एक्सेप्ट करता है। तो शिक्षक गुटखा पानी ना खाते हुए आए तो अभी तो ट्रेंडिंग हो गया, गुटखा पानी ना खाओ तो व्यक्ति ही ना कहलाओ। तो ये सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा संभाल के करना रहेगा। आगे है धारा 27। क्या है? धारा 27। और मैं बता दूं कि इसमें जितना पॉइंट बताया जाएगा सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और मैं जो है काफ़ी बच्चों को तैयारी करवाता हूं तो उसमें जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूं और सभी एग्जाम में आते हुए। अब मैंने पिछली बार भी सीटेट का तैयारी करवाया था तो अच्छे बच्चे जो हैं अच्छे अंक जो है बच्चे प्राप्त किए थे। धारा 27 में क्या कहा गया है? तो धारा 27 में RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन 3 चीज़ों को छोड़ करके। तो प्रश्न पूछा जाता है किन 3 चीज़ों में शिक्षक की ड्यूटी लगाई जा सकती है? तो जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। तो चुनाव और आपदा प्रबंधन और जनगणना को छोड़कर शिक्षक की ड्यूटी और कहीं नहीं लगाई जा सकती है। आगे है धारा 25। क्या है? धारा 25 टीचर स्टूडेंट रेशियो की बातें करता है। क्या करता है? तो धारा 25 में टीचर रेशियो स्टूडेंट। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। अगर हम वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो छात्र शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। यानी प्राथमिक से ऊपर जो उच्च माध्यमिक स्तर में 35:1 का अनुपात होना चाहिए। किस धारा के अंतर्गत? तो 25। RTE 2009 के अनुसार 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा? तो 40:1 होगा। ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे है यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। आगे देखते हैं RTE 2009 के अनुसार शिक्षण कार्य एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होना चाहिए? तो 45 घंटे। उसके आगे है RTE 2009 के अनुसार
एक न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस एक वर्ष में कितना होना चाहिए? तो 800 घंटे एवं 200 दिन। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होना चाहिए? तो उच्च पे बात करें तो 1000 से 200, 1000 घंटे व 220 दिन। आगे आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक जो है बच्चों को निष्कासित नहीं कर सकते। आगे है आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों को घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1 किलोमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही होनी चाहिए। आगे देखते हैं आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, क्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक होता है। तो आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी के अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभिभावक। आगे इस नियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति को होगा। तो इसका जो विकास एवं अनुदान के लिए होता है वह कौन उत्तरदायी होगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो इनका पूरा डिटेल में हम एक वीडियो बनाए हैं, यानी ऐसी शिक्षा जहाँ पे विकलांग, सामान्य या विशेष बालक, व्यक्तिक बालक, मतलब चाहे जो भी बालक, सभी को एक क्लास में करके अगर शिक्षा दिया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आगे है शिक्षा का अधिकार 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। कैसा है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। इसकी बात करें तो जैसे अगर देखेंगे हम लोग तो कक्षा 2 में पढ़े तो लगभग एक समान ही बालक होंगे। ऐसा नहीं कोई बालक बच्चा होगा, कोई बालक बुढ़वा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आरटी के अनुसार कैसा हो गया है? तो अधिक समझाती हो गया है। समझाती मतलब एक समान रूप में, यानी अगर बच्चा प्रवेश ले रहा 5 वर्ष के बाद तो 5 वर्ष के बाद ही लेगा। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कहाँ कितना वर्ष तक है? तो 6 से 18। कितना? 6 से 18। और वहीं साधारण बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा कितना है? तो 6 से 14 वर्ष। ये ना जाने कितने बार क्वेश्चन किस किस जगह पूछा जा चुका है। पिछली बार भी सीटेट में पूछा गया था। आगे शिक्षा का अधिकार, ये तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क अधिकारों को सुनिश्चित तय करता है। तो दिव्यांग है तो 6 से 18 वर्ष। कितना है? 6 से 18। 3 से 12 18 नहीं, 6 से 14 नहीं, 6 से 22 नहीं, तो 6 से 14 तो साधारण बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो एकीकृत शिक्षा नहीं, मुख्य धारा नहीं, पृथक्करण नहीं, समावेशी शिक्षा की। अभी हमने देखा तो समावेशी शिक्षा जहाँ पे सभी बालक एक साथ पढ़ते हैं, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विकलांग हो, चाहे साधारण हो। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो हमने अभी बताया था 1 अप्रैल 2010 से जो है पूर्ण रूप से पूरे भारत में प्रभावित हो गया था। आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पे दिया उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति तो देखते ही ट्रिक मानो जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुक्त धारा में शामिल करना, या व्यवहारवादी सिद्धांत।
तो यहाँ पे जो है ये पहला ऑप्शन भी गलत है, और व्यवसाय के लिए तैयार नहीं कराना ये भी गलत है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 45 यानी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में आर्टिकल 21 में 21 वो जोड़ा गया। तो इसमें संशोधन पूछा है, तो 86वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर, एकेडमिक कैलेंडर को, घुमंतु बालकों को, देखो इसमें दिया है नहीं, तो घुमंतु बालकों को प्रवेश हेतु सुनिश्चित करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। तो इसमें बी ऑप्शन जो है नहीं है, इसलिए नहीं का भाई जो है नहीं इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें नहीं, घर पर माता पिता नहीं, खास तौर नहीं। तो इसमें है समावेशी, समावेशी देखते ही जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, तो आपदा में तो लगा सकते हैं, जनगणना में लगा सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं। तो यही 3 जगह लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं लगा सकते। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं। तो आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितना होना चाहिए। तो प्रति सप्ताह कितना दिया गया था, तो प्रति सप्ताह अगर हम देखें तो कितना दिया गया, अभी इसमें हमने बताया था प्रति सप्ताह घंटे। तो इसमें देखिए अभी किए थे ना हम लोग, तो 45 घंटे। कितना प्रति सप्ताह होना चाहिए, 45 घंटे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 45 घंटे। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो कौन सा है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, हाँ। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, हाँ। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, हाँ। तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों अध्यापक का अनुपात कितना होगा, तो 40:1 होगा। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है किस पर, तो 6 से 14 वर्ष तक के होता है। 14 से 18 बच्चों की नियमित उपस्थित या निःशक्त बच्चे। तो इसमें जो 14 से 18 के लिए नहीं होता है, बल्कि 6 से 14 या 6 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन यानी थर्ड जो है नहीं हो जाएगा सही, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं सही आंसर। आगे क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, किसके लिए लागू है, तो इसमें अभी हमने देखा 6 से 14 वर्ष तक के लिए समान बालकों के लिए लागू है, और अगर विकलांग बालक हैं तो 6 से 18 वर्ष तक के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने हेतु क्या किस पर जोर दिया जाएगा, तो अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात की कहेगी नहीं, अलग से विद्यालय खोलने, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। तो ये बी ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
तो इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आर्टिकल 21A, तो इसमें बोला है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 21A यहाँ पर सही होगा। तो पार्ट जो 45 नहीं, क्योंकि 45 कहा गया कि राज्य ऐसा कर सकता है, लेकिन यहाँ बोला है कि अधिकार शामिल किया गया, यानी आर्टिकल 21A। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है क्या है, तो दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजना, नहीं। उचित सरकारी दाखिले उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, हाँ ये थोड़ा सा सही हो सकता है, आगे देखते हैं। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, पूछा से अनिवार्य शब्द का अर्थ है, तो अनिवार्य शब्द का इसमें यही अर्थ है कि जो है उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसी है, तो अधिक समझाती है, तो अधिक कैसी है, आयु के अनुसार समझाती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं एनसीएफ 2005। क्या एनसीएफ 2005, इसमें भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे कि जो है कितने जो है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 क्या है, तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक नंबर यहाँ से पूछा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति नामक प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 के अनुवाद जो है कितनी भाषा में है, तो 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा दिए गए हैं सभी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद है। तो संविधान में कितनी 22 भाषा हैं, तो 22 भाषा हैं, और एक इंग्लिश भी है, तो यानी इंग्लिश में भी जो है अनुवाद किया गया है, यानी 23 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 के किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, सारे पॉइंट को अच्छे से देखना है। तो इसमें स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, एनसीएफ 2005 कहता है कि ऐसा ना किया जाए केवल किताबी भाषा रटाया जाए, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो है रटने पर जोर ना दिया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो करके फिर जिंदगी जो है बाहरी चीज़ों से भी जुड़ा रहे। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, तो जो शिक्षा दी जाती है उसको जो है विभिन्न गतिविधि से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, ये एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बर्डन, BURDON, लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे है एनसीएफ जो है का पूर्ण जो है एनसीईआरटी द्वारा किया गया, एवं इसके पूर्ण करने का निर्देशन किसके ने किया, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ। और एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है, तो आत्मज्ञान। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं, तो बालक को सक्रिय मानना है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, इसको मानना है, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोग भी अगर किसी चीज़ को बार बार देखेंगे सुनेंगे तो उसमें जो है गड़बड़ी होती है,
एक चीज़ अगर एक चीज़ को एक बार देखेंगे सुनेंगे तो वो उसको अच्छी तरह पूरा चाव रहता है, चाव से हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यह एनसीएफ कहता है। और बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए, ये कौन कहता है, तो एनसीएफ 2005 कहता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। चिंतन तार्किक एवं अमूर्त होने चाहिए। आगे है बहुभाषिकता, कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं, यानी जो एनसीएफ 2005 त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, 3 भाषा की बातें करता है। एक ये जो है मातृभाषा, एक अंग्रेजी और एक कोई और भी भाषा हो सकती है। तो त्रिभाषा सूत्र की वकालत कौन करता है, तो एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में आकलन व मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, तो सतत व व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका समय समय पर देखा जाए कि बालक को कितना आया, कितना समझ में आया है। और रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव में, यानी पढ़ते पढ़ाते प्रश्न पूछ लेना, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और मूल्यांकन का भी हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ से उसको जो है डिटेल से देख सकते हैं। निदानात्मक आकलन क्या होता है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर से कहते, तो डॉक्टर ऐसा नहीं करता पहले सुई लगा देता है फिर पूछता है बोलो बेटा क्या हुआ, ऐसा नहीं ना करता है। तो जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाओगे पहले पूछेगा क्या क्या बीमारी हुई है, तो ठीक उसी प्रकार जो निदानात्मक में क्या किया जाता है, बच्चे की गलती को देखा जाता है कि बच्चे की जो है प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आगे क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। और एनसीएफ कहता है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अभी आरटी 2009 भी समावेशी की बातें करता है और एनसीएफ 2005 भी समावेशी की बातें करता है। और एनसीएफ 2005 कहता है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित होनी चाहिए और मानसिक स्तरीय एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। और एनसीएफ 2005 बताता है कि जो है मोटी किताबें असफलता का प्रतीक हैं। एनसीएफ 2005 में यह बताया गया है कि बालक सक्रिय है और वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे और स्वयं सुधार करे, ये एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टि जो है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु क्या होना चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। शिक्षक को क्या माना गया है, तो एनसीएफ 2005 के माध्यम से सुगमकर्ता माना गया है। आगे है एनसीएफ 2005 कितनी विधियों पर जोर देता है, तो 5 विधियों पर जोर देता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, तो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि कलेक्टिव लॉ, मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। आगे है शिक्षार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन विधि निगमन विधि। तो इसमें शिक्षण सूत्र ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सीटेट के पूछे जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी बच्चों को पहले ज्ञात की चीज़ें पढ़ाई जाए फिर अज्ञात की चीज़ें पढ़ाई जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें दिखाई जाए फिर अमूर्त चीज़ें दिखाई जाए। आगमन विधि यानी जो है पहले एग्जाम्पल तब रूल। निगमन विधि जो आगमन विधि का विपरीत होता है। और इसका भी मैं जो है वीडियो अच्छा जो है अपलोड किए, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें सारे विधियों को हमने देखा है, संश्लेषण, विश्लेषण, फ्रोबेल और जो मॉन्टेसरी, आगमन, निगमन, सभी विधियों को हमने देखा है। आदि सूचनाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए और सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को अभिभावकों को जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए
जो पाठ्यक्रम की मोटी किताबें हैं यह शिक्षा प्रणाली के असफलता का प्रतीक है और मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किए जाएं। एनसीएफ 2005 कहता है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का, यहाँ पे रहेगा चुनने का अवसर दिए। आगे है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं PYQ में। पाठ्यचर्या ऐसी हो जब पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़, अपने कार्य के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को उनके अपने समझ और अपने ज्ञान को साझा करने की प्राप्त अवसर। देखो, अगर अवसर शब्द दिख जाए तो देखते ही पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसका आंसर जो है ए ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों को अनुभव को निरस्त तो करना ही, निगेटिव टैग वर्ड। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों क्रम और पूरा ही नहीं करवाना, यह सुनिश्चित करना शिक्षक अट्ठे नहीं। तो इसमें जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बच्चों को का संवेगात्मक विकास करना। तो एनसीएफ 2005 जो बच्चों के तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए कौन सा? तो लिखित एवं मौखिक दोनों आधार पर होना चाहिए। आगे देखते हैं 2000 एनसीएफ जो है एनईपी 2020, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो एक काम यह भी किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम जो बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। एक पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, और यह 1968 के बाद सबसे बड़ी शिक्षा नीति जो है 2020 एनईपी 2020 है। थोड़ा मोड़ा सुधार जो 1986 में, थोड़ा मोड़ा सुधार 1992 हुआ था, लेकिन अगर सबसे बड़ी शिक्षा नीति कहा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति एनईपी 2020 है, जो लगभग जो है 2022-23 तक जो है चालू होने का मतलब स्टार्ट होने का प्रावधान है। पहले जो कक्षाएं थी 10+2 पर आधारित थी, यानी हाई स्कूल और इंटर पर आधारित थी, लेकिन अब जो है 5+3+3+4 पर आधारित है। और इसकी स्ट्रीम क्या है तो मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट, यानी आप एक विषय लेना चाहे जब मन करे तब कोई विषय अपना ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल चॉइस है। अब इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एनईपी 2020 पूरे पहले आरटी 2009 तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को लिया जाता था, यानी 6 वर्ष हुआ तो बालक प्रवेश करेगा स्कूल में, लेकिन अब जो है 3 वर्ष का बच्चा है तभी स्कूल में प्रवेश कराया जाता है। और इसमें जो 3 वर्ष बच्चा रहेगा ये 3 वर्ष आंगनबाड़ी में रहता है, और इसे कहा जाता है प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी कहा जाता है, और ये फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। और जब बालक चौथी जो 3 वर्ष में हो जाएगा, फिर छठी के बाद 7वें और 8वें वर्ष में बालक क्लास पहले और दूसरे में पहुंच जाता है, और इसके बाद दूसरा स्टेज आता है प्रीपेटरी। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, दिल्ली केवीएस नहीं, दिल्ली एक एग्ज़ाम टीजीटी में हुआ था, वहाँ से 3-4 प्रश्न आए थे, और ये जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। उम्र भी याद करना है, और पूरे स्टेज को कितने भागों में बांटा गया है तो 4 भागों में। कौन कौन सा है? फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल और सेकेंडरी।
और बालक का प्रवेश कितने वर्ष में करा देना है, तो 3 वर्ष में। और 3 साल यह बाल वाटिका या प्री स्कूल या आंगनबाड़ी में रहेगा। उसके बाद पहली और दूसरी क्लास में जाएगा और इसको पता ही नहीं चलेगा कब ये पहली और दूसरी में पहुंच गया। और दूसरा स्टेज जो है प्रीपेटरी होता है, जिसमें बालक 3 साल रहता है, यानी तीसरा क्लास, चौथा क्लास और 5वां क्लास। यानी इस क्लास में जो है 8वीं तक जो है 5वीं तक आते आते बालक जो है 11 वर्ष तक का बालक हो जाएगा। और तीसरा आता है मिडिल, और मिडिल में बच्चा जो है 11 से 14 वर्ष तक रहेगा, यानी 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। उसके बाद जो है सेकेंडरी, यानी जो है बच्चा 14 से 18 यानी 18 साल तक हो जाएगा। इसमें 9 से 12वीं, तो 9, 10, 11 और 12 ये किस स्टेज के अंतर्गत आएगा, तो सेकेंडरी। और इसको देख लिए बालक का प्रवेश कब हो रहा है, तीसरे साल में। और पहले 10+2 बेस पर आधारित, अब किस पर है, तो 5। देखो 5 यहाँ हो गया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, क्या हो गया 4। तो 5 + 3 + 3 + 4। आगे देखते हैं, इसमें जो बाल वाटिका में कोई एग्जाम नहीं होता और इसमें कब बच्चा 1-2 में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। और बच्चा जो बाल वाटिका में रहेगा तो अपने आप जो मन करे वो ड्रेस पहन के आए, अपने मन से जोड़ो तोड़ो खेले, उसका मर्जी, जैसे मन करे वैसे रहे। आगे जैसे अब इसको डिटेल से हमने देखा है, एक वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। एनईपी 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में यह एनईपी 2020 का मसौदा क्या किया था, तैयार किया था। आगे देखते हैं, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और इसको अभी हमने बता दिया कि जो है एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और 2030 तक 4 वर्षीय जो बीएड डिग्री धारक हैं उनका जो है 4 वर्षीय के लिए अनिवार्य कर दिया, और जो 2 वर्ष वाले हैं तो उनकी डिग्री खराब हो जाएगी। आगे इस नीति के आधार पर सिद्धांत, यह जो है कॉन्सेप्चुअल यानी संरचनात्मक समझ पर जोर देता है और ना कि रटन पटन पर, और केवल परीक्षा के लिए तैयारी करवाना ही नहीं है। आगे यह जो बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है, विविधता को प्रोत्साहन देता है, और बहुभाषी होने से क्या होता है, तो उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, एनईपी 2020 कहता है। और छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक एनएसी की स्थापना की जाए, यह एनईपी 2020 कहता है। और परख का हिंदी मूल्यांकन होता, मूल्यांकन में निष्पक्षता का उत्कृष्टता। और क्या कहता है यहाँ, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 तक या क्लास 8 तक या उससे आगे भी घर की भाषा यानी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत आदि का अध्ययन जो है किया जा सकता है। शास्त्रीय भाषा कितनी होती हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। आगे क्या कहा गया है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन जो है करने की बातें विकल्प रूप में की गई है। इसमें कौन सी भाषा नहीं है, तो चाइनीज भाषा नहीं, इसको ध्यान रखना। प्रश्न यहाँ से घुमा के पूछेगा कि कौन सी भाषा नहीं है, और चाइनीज ऑप्शन दिया रहेगा। आगे है एनईपी 2020, यह सिखाना कि कैसे सीखना है, और इसमें जो मानकीकरण से लचीलेपन की बातें करता है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी। आगे है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके उसको जो है बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के
क्यूरिकुलम में कमी की बातें करता है, लचीलापन होना चाहिए, रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए, यह एनईपी 2020 कहता है। एनईपी 2020 कहता है कि हल्का लेकिन कड़ा विनियमन। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की भी बातें करता है। अब देखते हैं परख। परख का फुल फॉर्म भी पूछा जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले देख लेते हैं। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस फुल फॉर्म को जो है याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है। और एनएसी का फुल एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। परख ये इसका उद्देश्य क्या है, तो मानकों, मानदंडों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं सामाजिक विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण स्थापित करने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं हम लोग एनईपी 2020 के पीवाईक्यू जो प्रश्नों को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। पहला प्रश्न आज के इस सेशन का है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, क्या पूछा है, क्या सत्य नहीं, यानी निगेटिव बताना है। आजकल प्रश्न पर जो है, जो प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं निगेटिव से संबंधित बन रहे हैं, तो उसमें जो हम बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहला है छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम, शिक्षक को यहाँ पे देखें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनता है, ये गलत है। तो इसमें गलत ही पूछा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आगे बी ऑप्शन अनुभव को नए, देखो पिछले अनुभव को लेकर नए ज्ञान को सीखा जाता है, ये पॉजिटिव है। और किताबी ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, तो नहीं। तो इसमें जो है थोड़ा सा ऑप्शन इसमें क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर से। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य है, इसमें सत्य है पूछा होगा, नहीं, इसमें जो है थोड़ा सा एक मिस प्रिंटिंग लग रही है। तो अगर मैं इसको देखूंगा सत्य नहीं है ये बोला है, तो पहला तो वैसे भी सत्य नहीं है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम में सक्रिय बनाना ही नहीं बल्कि बालक को रखना है, तो पहला तो गलत है। पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, ये तो सही ऑप्शन है। पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित, तो ये भी नहीं है। अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, तो ये भी जो है जोर देता है अनुभव पर आधारित, तो ये भी सही है। तो इसमें दो सही है, दो नहीं सही है। तो इसमें जो है प्रश्न ऐसा समझ लें कि पहला नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं है, चौथा सही है। तो इसमें नहीं पूछा है, अगर नहीं पूछा है तो इसमें जो पहला और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं, तो आलोचनात्मक सोच यही है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं, शिक्षक केंद्रित तो करना ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना ही नहीं, व्यवहारवादी नहीं, यहाँ पे अनुभवात्मक है, तो यहाँ पे जो अनुभवात्मक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल में बच्चों के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी हमने प्रश्न को पढ़ा तो उसमें दिया था कि जो है केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल भाई आ गए नहीं, केवल तो देखते ही गलत मारो, तो बच्चों की मातृभाषा का, तो बी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है, तो वेधन पुनरावृत्ति बार बार, तो बार बार कराना ही नहीं है, यांत्रिकता कराना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड, रटकर तो कराना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड, अन्वेषण आधारित या चर्चा भी सही है,
और अन्वेषण आधारित, ये दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उसमें ए, सी और डी ऐसे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 ऑप्शन सही 2 ऑप्शन गलत ऐसे, तो इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। आगे है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? तो परीक्षा केंद्रित नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं, बहिष्कार केंद्रित नहीं, तो अधिगमकर्ता केंद्रित। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो जो है परीक्षा केंद्रित, योगात्मक, कठोर नहीं, तो बहुविषयकता शिक्षा पर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो सही है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं, हाँ ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? बोल नहीं है, बल देती है, तो अनुभवात्मक पर देती है, डिजिटल नहीं, वैज्ञानिक नहीं, करके सीख नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बल देती है तो अनुभवात्मक अधिगम इस पे भी बल देती है, डिजिटल अधिगम इस पे भी, करके सीखना इस पे भी, जबकि वैज्ञानिक अधिगम नहीं। तो इसमें जो तीनों सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें क्या है, अक्षर अंदर बाहर, समर्थन, अनुकूलित अंकिताओं को दोहराना नहीं, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना नहीं, ये भी नहीं है, तो पहला नहीं है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना नहीं, अधिगम और विकास को अनुकूलित नहीं, तो कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, यानी जहाँ पे गलती मिलती है उसको सही दिशा में ले जाना है, ये चीज़। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने जो है NEP 2020, NCF 2005 और RT 2009 को इस सेशन में देखा। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।